न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटा बेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। आई रिपीट, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पिछले 2 दिनों से एक प्रकार से भारत की सियासत में, और सिर्फ हमारे देश की ही राजनीति में नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। एक हड़कंप सा मच गया है। और यह खबर दोस्तों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें रत्ती भर का भी सच हुआ तो फिर यह सीधे तौर पर हमारे देश में, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के निजता के अधिकार का हनन होगा, और साथ ही साथ हमारे देश की संप्रभुता पर भी एक आक्रमण होगा। हालांकि यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि अभी ये सिर्फ एजम्पशन लगाया जा रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए, और मैं इस वीडियो के माध्यम से इसकी एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और एक तीव्र जांच की मांग भी करता हूं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। ये पूरा का पूरा जो दोस्तों कांड है, दरअसल ये सामने आया रविवार को, और रविवार को एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है द वायर। इसको आप जानते हैं दोस्तों। और दरअसल द वायर न्यूज पोर्टल ने ये एक रिपोर्ट छापी। इन्होंने रविवार को भी ये रिपोर्ट छापी और सोमवार को भी ये रिपोर्ट छापी है दोस्तों। अब इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, काफी ज्यादा लोगों को हतप्रभ भी करता है, लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। दरअसल दोस्तों पेगासस स्पाईवेयर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस पूरी कहानी में कुछ किरदार है, उनके बारे में आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे प्रमुख जो किरदार है वो है पेगासस। और पेगासस दोस्तों एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी कि जासूसी करने वाला, या यूं कहिए कि निगरानी रखने वाला एक सॉफ्टवेयर है। और इसका निर्माण, इसको डेवलप किया है, इसका विकसित किया है दोस्तों एनएसओ ग्रुप ने। अब एनएसओ ग्रुप क्या है? यह है एक इजराइल की कंपनी। इजराइल इस बार फिर से एक बार आया है सुर्खियों में दोस्तों। अब जो ये इजरायली कंपनी ने एनएसओ ग्रुप बनाया, या जो उसकी कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इसने ये पेगासस नाम का ये स्पाईवेयर को बनाया है दोस्तों। अब इस पर आरोप ये लगे हैं, भारत की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, कि 2019 में, दरअसल या यूं कहिए कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था दोस्तों इस देश में, तो उससे पहले तकरीबन इस रिपोर्ट के माध्यम से दावा किया गया है कि 2017 से लेकर 2019 के बीच मोदी सत्ता ने, यानी मोदी सरकार ने उस दौर में 2 वर्षों के दौरान हजारों भारतीय नागरिकों के फोन को सर्विलांस पर रखा, उनकी फोन टैपिंग की। और इसमें से ये बात निकलकर सामने आई कि तकरीबन 300 भारतीयों का पता किया गया है, या उनको वेरीफाई कर लिया गया है, उनके नंबर्स को वेरीफाई कर लिया गया है। इनकी ओरिजिनल में संख्या हजारों में है, 300 लोगों को वेरीफाई किया गया है। अब इनमें वकील आते हैं, इनमें पत्रकार शामिल हैं, इनमें विपक्षी नेता शामिल हैं, इनमें बिजनेसमैन शामिल हैं, इसमें व्यापारी कारोबारी शामिल हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता,
अन्य जो तमाम जो प्रभावशाली लोग हैं हमारे समाज के, और प्रमुख तौर पर वो लोग हैं इसमें कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी शामिल हैं। इनमें प्रमुख तौर पर वो लोग शामिल हैं दोस्तों जो सरकार के आलोचक हैं, या यूं कहिए कि सरकार के धुर विरोधी रहे हैं। अब यहां पर आप ये देखिए दोस्तों कि जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो इसके बाद भारत सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आना लाजमी है, और उन्होंने सदन में, चूंकि आप जानते हैं कि सोमवार से ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और पहले दिन ही इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, सदन को स्थगित भी किया गया, और इस पूरे मामले पर जो भारत के नए जो आईटी मिनिस्टर हैं, आईटी मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया, और दोनों ने इसे एक साजिश करार दिया, दोनों ने इसे एक भारत के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। साथ ही साथ अमित शाह ने इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी आप समझिए कि जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है सो उससे एक दिन पहले ये रिपोर्ट आती है, हालांकि ये तर्क नहीं लगता है। अश्विनी वैष्णव के अगर मैं बारे में बात करूं दोस्तों, तो बड़ा ही आश्चर्य आपको होगा कि जो सूची निकलकर सामने आई है, कुछ लोगों के आपको मैं नाम भी बताऊंगा, सबके बताना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि नाम सैकड़ों में है, लेकिन जो नाम निकलकर सामने आए उसमें मोदी सरकार में जो मौजूदा 2 मंत्री हैं उनके नाम भी शामिल है, और उसमें एक अश्विनी वैष्णव का भी नाम शामिल है। इसलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला है कि मोदी सरकार ने अपने भी मंत्रियों की भी जासूसी करवाने का उन पर आरोप लगा है, संगीन आरोप लगा है। लिहाजा इस मामले को लेकर आप जानते हैं दोस्तों कि राजनीति गर्मा गई है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, और कांग्रेस इस समय तीखे तेवर अपना रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी का भी फोन टैपिंग का मामला सामने आया। हालांकि उन्होंने इसी वेब पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने अपना नंबर बदल लिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनको व्हाट्सएप पर लिंक्स आए थे। साथ ही साथ राहुल गांधी के कुछ करीबियों के पास भी उनके भी फोन टैपिंग के आरोप लगाए गए हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें अब बात चूंकि छिड़ी गई है, तो आप ये जानिए कि इसमें 40 पत्रकार जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से, इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, द ट्रिब्यून से, टीवी 18 से, द वायर से, कुछ स्वतंत्र पत्रकार, इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं जिनके फोन टैपिंग की गई है। इसमें मोदी सरकार के 2 मंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल और रेल मंत्री जो नए बनाए गए अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। इसमें विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल है, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख तौर पर है, और ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके नेफ्यू, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके निजी सचिव का भी फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। साथ ही साथ जो राजनीति के रणनीतिकार हैं, चुनाव के स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिनको कहा जाता है, प्रशांत किशोर, जो कि एक समय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे 2014 के चुनाव में, बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए। अब वो उनके खिलाफ हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है, इसमें आरोप लगाया गया है कि उनका फोन भी टैप किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों एडीआर जो कि एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एजेंसी है जो कि आप जानते हैं कि भारत में पॉलिटिशियंस का डेटे को, जो उनका डेटा है उसको एनालाइज करती है, उसका विश्लेषण करके तथ्यात्मक बातें निकालकर सामने आती है। तो उनके जो फाउंडर हैं, उनके जो संस्थापक हैं, उनका भी फोन टैप किया गया, जगदीप छोकर साहब का। इसके अलावा दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, इनका भी फोन टैप करने का आरोप लगा है केंद्र सरकार पर और इस पूरे के पूरे स्पाईवेयर पर। और अशोक लवासा दोस्तों मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, ये जब थे चुनाव आयुक्त तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर जो उन्होंने बयान कुछ दिए थे, उसके दौरान ही कुछ ऐसे बयान दिए थे जो कि वाकई में आपत्तिजनक थे। उस पर इन्होंने सवाल उठाए थे, उस पर इन्होंने प्रश्न उठाया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर इन्होंने नफरत मोल ले ली थी, और आज ये कहीं और है। आज ये कहा जाता है कि एडीबी में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में है। तो ऐसा कुछ इनका भी फोन टैपिंग की बात निकलकर सामने आई। प्लस दोस्तों कुछ और लोगों के नाम भी हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें एक नाम ये भी आता है कि जो वायरोलॉजिस्ट हैं गगनदीप कांग, उनका भी इस लिस्ट में नाम है, जो ये 300 लोग वेरीफाई किए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों का इन्होंने एक प्रकार से इन पर आरोप लगाया। साथ ही साथ
जो ये लीक डेटा हुआ है दोस्तों, दरअसल आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये कैसे खबर आई। तो दरअसल ये ग्लोबल डेटा लीक हुआ है और इस लीक में भारत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इसमें 11 फोन नंबर्स उन लोगों के भी सामने आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ में काम करते थे और उनके क्लोज रिलेटिव्स थे, जिन्होंने एक्यूज किया था तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। 2019 का ये वाकया है दोस्तों, आपको याद होगा। तो इनके फोन भी सर्विलांस पे लगाए गए थे, ऐसे आरोप लगे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और आपको लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला सामने कैसे आया। देखिए, तकरीबन आप ये मान के चलिए कि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जिस एजेंसी की रही, तो वो एक पेरिस की एक संस्था है दोस्तों, जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। इन्होंने इनके हाथ में एक लिस्ट लगी जो कि 50,000 फोन नंबरों की एक सूची है और इन्होंने जांच की और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जांच की। इसमें फॉरेंसिक एनालिसिस भी हुआ और उसके बाद इन संस्थानों ने यह दावा किया कि ये वो तमाम नंबर हैं जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से हैक किया गया है। अब इसके बाद 10 देशों के 16 मीडिया संस्थानों के साथ इसे इन लोगों ने साझा किया, जिसमें अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट समेत कई अखबार इसमें शामिल है, कई समाचार पत्र इसमें शामिल है, ब्रिटेन के भी इसमें गार्डियन शामिल है और भी तमाम, जर्मनी का भी इसमें समाचार पत्र इसमें शामिल है। ऐसे कर करके 10 देशों के 16 मीडिया जो ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इसकी जांच करी और फिर उसके बाद इसकी घोषणा या यूं कहिए कि इसका खुलासा हुआ। तो बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों और इसमें प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, विपक्षी, विरोधी जो नेता हैं या जो लोग हैं जो सरकार विरोधी हैं, उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार की ओर से यह कहा गया है कि भारत सरकार इसमें निजता के जो अधिकार है हमारा, जो संविधान हम सबको देता है प्रत्येक नागरिक को, उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्यादा। इसको आप ऐसे मान के चलिए कि जब पनामा लीक्स का एक विषय हुआ था तो उसमें हालांकि भारत में तो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी तक चली गई थी। तो ये उस लेवल का एक केस हो सकता है। अगर इतनी बड़ी विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसने सुर्खियां बटोरी है तो ये बहुत संगीन मामला है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इसमें भारत जिस फहरिस्त में शामिल हुआ है, यानी कुछ और देशों के भी इसमें नाम आए हैं सामने। इसमें पनामा है, मैक्सिको है, जो कि खुले तौर पर वहां पर पब्लिक डोमेन में यह बात है कि वो लोग इसका सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर का। लेकिन इसके साथ साथ अजरबैजान, सऊदी अरब, बहरीन, मोरक्को, कजाकिस्तान, रवांडा, संयुक्त अरब अमीरात, इन तमाम देशों के भी नाम इसमें शामिल आए। एक खबर यह भी आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भी जो पुराने फोन नंबर से उनको भी एक प्रकार से सर्विलांस पर रखा गया, उसको भी टैप करने की कोशिश की गई। तो ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। अब आपको दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी घटनाक्रम तो बताई, लेकिन अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि पेगासस का थोड़ा सा इतिहास आप जान लीजिए, पेगासस काम कैसे करता है और आप कैसे सावधान रह सकते हैं। अब लेकिन आप इससे पहले जानिए दोस्तों कि आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले लेकर जाना चाहूंगा। 2016 में यूएई के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, यानी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जिनका नाम था अहमद मंसूर। अब इनका फोन पहली बार ऐसा इस प्रकार से हैक करने की कोशिश की गई थी जब उनको पहली बार किसी अनजान नंबर से संदेश प्राप्त हुए थे और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, उनसे संपर्क किया और उसके बाद जब जांच हुई तो इसमें पता चला कि ये दरअसल अगर वो क्लिक कर देते तो फिर उनका फोन हैक हो जाता, उनकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी शेयर होती। ये पहला मामला पेगासस से जुड़ा आया था। इसके बाद दोस्तों, आपको याद होगा, सबसे ज्यादा चर्चित एक मामला हुआ था 2018 में। 2018 में सऊदी अरब के एक पत्रकार थे जमाल खशोगी, इनकी हत्या हो गई थी दोस्तों इस्तांबुल में, सऊदी दूतावास में। उसमें भी ये माना जा रहा था कि पेगासस के द्वारा ही इनकी जासूसी की गई थी और फिर इसके बाद इनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद आपको याद होगा दोस्तों कि 2019 के आखिरी महीनों में, सर्दियों के दौरान, व्हाट्सएप ने पेगासस पर आरोप लगाया था और मुकदमा भी दर्ज कराया था कि करीब 1400 पत्रकारों की जासूसी की गई है इस पूरे के पूरे स्पाईवेयर के द्वारा। और अमेरिका में इन्होंने कैलिफोर्निया की अदालत में, माफ कीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में इन्होंने मुकदमा भी दायर किया था व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप ने उस टाइम पर सार्वजनिक तौर पर यह बताया था अपने यूजर्स को कि आपके जो डिटेल्स हैं उसको हैक किया गया है, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी निजता को, आपकी प्रिवेसी को खतरा है इस पूरे के पूरे ऐप से और इस पूरे के पूरे स्पाईवेयर से, और इसने आपको हैक किया है।
हालांकि दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले पर पेगासस की भी सफाई आई है और पेगासस ने अपने आप को बेदाग पेश करने की कोशिश की है। पेगासस का कहना है कि वो किसी भी निजी कंपनी को यानी प्राइवेट कंपनी को वो ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार को या फिर यानी किसी भी देश की सरकार को या फिर स्टेट एजेंसीज को हम इसे बेचते हैं और हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती है, बल्कि हमारे क्लाइंट्स के पास लोगों की या जो प्रमुख तौर पर इसमें सिक्योरिटी एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं टेररिज्म को रोकने के लिए यानी आतंकवाद को रोकने के लिए, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं यानी पुलिस होती है या कोई और तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज होती है वो इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, उनके सिंडिकेट को तोड़ा जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके, जो वांटेड अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं। तो काम तो इसका अच्छा है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आम लोगों पर किया जाए या इसका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए किया जाए तो फिर ये तो गैर कानूनी है। अब यहां पर दोस्तों एक प्रकार से पेगासस की ये सफाई आई है और पेगासस ने अपने आप को एक प्रकार से बेदाग पेश किया है, उसने अपनी सफाई ये स्पष्टीकरण अपना दिया है। हालांकि इस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इसका भारत में अगर ये साफ हो जाता है, अगर ये स्पष्ट हो जाता है, अगर ये प्रमाणित हो जाता है, इसके साक्ष्य प्रमुख तौर पर और ज्यादा पुष्टि हो जाती है इस पूरे के पूरे विवाद की, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि इसका उपयोग फिर सरकार की ओर से किया गया, क्योंकि पेगासस ने तो कह दिया कि हम इस सॉफ्टवेयर को, हम इस स्पाईवेयर को किसी भी निजी कंपनी को नहीं भेजते, यानी ये सरकार ने ही इसका उपयोग किया होगा अगर ये सिद्ध हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अब मैं पेगासस के बारे में इस वीडियो के अंत में बताना चाहूंगा और आप कैसे सावधान रह सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए, पेगासस एक बेहद खतरनाक, एक बेहद एडवांस और एक बेहद शक्तिशाली एक सॉफ्टवेयर है। और पेगासस दोस्तों आपके फोन में इंस्टॉल हो गया अगर, तो फिर इसके ये दुष्परिणाम होते हैं कि ये आपका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, आपका जो सर्वर होता है, उसका तमाम जो कंट्रोल होता है वो अपने ऊपर ले लेता है, यानी खुद ही ये उसको उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है और फिर इसकी तमाम जानकारियां साझा करता है हैकर के साथ, जिस हैकर ने आपके फोन को हैक किया है। और इंस्ट्रक्शन फिर आपके फोन को वो हैकर देता है। आप अपने फोन के, जब ये आपके इंस्टॉल हो जाएगा फोन में, तो फिर आप अपने फोन के मालिक नहीं रहते हैं। साथ ही साथ आपके फोन के जो पासवर्ड होगा या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, कॉल लॉग्स होंगी, कैलेंडर होगा, लोकेशन होगी, कॉल्स होंगी, मैसेजेस होंगे, इनको भी ये कंट्रोल करता है और जो इसका सर्वर होता है उसके पास ये भेज देता है। साथ ही साथ जो फोन कैमरा होता है या फिर माइक्रोफोन होता है, आप उसे अपने आप चालू भी ना करें, आपकी इच्छा के बगैर वो अपने आप भी चालू हो सकता है, जैसा कि एक नॉर्मल हैक होने पर फोन में होता है। आपके ईमेल्स, आपके एसएमएस, आपके नेटवर्क डिटेल्स, आपके डिवाइस की सेटिंग्स, आपके रियल टाइम लोकेशंस, ब्राउजिंग हिस्ट्री और जो तमाम मैसेजिंग एप्स होते हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉलो करते हैं, वो तमाम चीजों को भी ये हैक कर उस तमाम जानकारी को भी ये अपने अंदर समेट सकता है और फिर उसका दुरुपयोग कोई भी कर सकता है और आपकी निजता का जो आपका दायरा है उसमें आपके प्रवेश कर सकता है और आपको पता भी नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है दोस्तों, यानी आपको पता भी नहीं चल सकेगा। और इसकी एक विशेषता ये भी है दोस्तों, चूंकि ये बड़ा अत्याधुनिक है तो ये कम बैंड विड्थ पर भी काम कर लेता है। साथ ही साथ ये बैटरी, मेमोरी और डेटा का इतना कम इस्तेमाल करता है, इतना कम उपयोग करता है कि आपको शायद इस बात का इल्म भी ना हो। हालांकि अगर आपको थोड़ी सी भी अगर संशय होता है, थोड़ा सा भी अगर आपको संदेह होता है, तो आप तुरंत इसे आप जो टेक्निकल लैब्स होती हैं उसमें आप जाकर इसकी जांच करवा सकते हैं। जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि एक बात ये भी है कि ये किसी सॉफ्टवेयर के पकड़ में नहीं आता, तो ये फॉरेंसिक जो तरीका होता है और जो उन्नत तरीके होते हैं उसी के माध्यम से ये पकड़ में आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और है कि ये एप्पल हो या फिर एंड्रॉयड हो या फिर iOS जो सिस्टम होता है एप्पल का, या फिर एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो फिर ये उस पर भी उसको भी अपना हैक कर सकता है। यानी कोई प्रभावी कोई भी OS इसके खिलाफ प्रभावी नहीं है, यानी ये बहुत शक्तिशाली है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि ये फोन लॉक होने पर ये अपना काम जारी रखता है। तो ये बहुत ही खतरनाक एक स्पाईवेयर है और दुनिया तकनीक, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो तकनीक एक वरदान भी है तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और है कि आपको ये मैंने सारे इसकी बातें तो बताई, लेकिन एक चीज है कि आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कैसे सतर्क रहना है, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, कुछ बड़े ही इजी स्टेप्स होते हैं, जैसे अगर आपके पास SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी अन्य मैसेजिंग
ऐप के थ्रू यानी फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू अगर कोई लिंक आता है अननोन, तो आप उस पर क्लिक मत कीजिएगा भूल कर भी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है उस लिंक पर। अगर आपने लिंक पर क्लिक किया, अगर वो कोई अननोन है, तो ऐसी संभावना है कि आपका फोन हैक हो सकता है और ये पेगासस आपके फोन में इंस्टॉल हो सकता है। याद रखिएगा कि आपको बताएगा नहीं, ये बिना बताए आपके फोन में आ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने फोन में आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें और आपके फोन में जब भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप अपने फोन को सॉफ्टवेयर को उसको आप अपडेट करते रहिए। आपके फोन में अगर जो भी ऐप्स है, मोबाइल ऐप है, उनमें अगर अपडेट आता है तो आप उनको जल्द से जल्द जाके, तो iOS स्टोर में अगर आपका एप्पल है तो iOS स्टोर पर जाकर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे अपडेट करते रहिए, ताकि वो जो जितने भी अगर कोई बग आता है, कोई सिक्योरिटी पैच आता है, तो वो उसको मजबूत कर सके। ये वो छोटी छोटी बातें जो इससे आप सतर्क रह सकते हैं और बहुत ही दुखद है दोस्तों। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जांच जरूर होनी चाहिए। और एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जहां आज की डेट में पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न संस्थानों पर, जो संवैधानिक संस्थान है, उन पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि वो संस्थान इसकी निष्पक्ष जांच करें और इस पर न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो देश के सामने, देशवासियों के सामने ये तमाम स्थिति साफ होनी चाहिए। अगर सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है तो ये तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा दुखद है कि बीजेपी की ओर से इस बात को लेकर खुद ही सफाई दे दी गई, हालांकि जांच अभी हुई नहीं है। तो ये हमारे देश का एक ऐसी संरचना ही है, इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था ही है कि यहां पर अगर किसी पर आरोप लगाया जाता है तो वो खुद ही आके कह देता है बिना किसी साक्ष्य के कि हम तो साफ है, हमने कुछ किया नहीं। हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही किसी को दोषी या फिर निर्दोष साबित करना चाहिए। होप करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपना बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।